फ्रैंकोइस बर्नियर एक ट्रेवलर और एक डॉक्टर था जो 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर में इंडिया में आया था और उसने अपने ऑब्जर्वेशंस यूरोप के नजरिए से लिखे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, जिसमें हम देखेंगे आज बर्नियर के बारे में, फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में एंड द डिजेनरेट ईस्ट, कैसे वो हमारे ईस्ट मतलब हमारे इंडिया के बारे में। फ्रैंकोइस बर्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था, जो हमारे वेस्ट वाले रीजन में पड़ते हैं, यूरोप वाले क्षेत्र में। यहाँ से इंडिया आया था और इंडिया हमारे ईस्टर्न कंट्री है, ईस्ट वाले रीजन में पड़ता है। तो जब फ्रैंकोइस बर्नियर इंडिया आता है तो हमारे इंडिया से यूरोप को बहुत कंपैरिजन करता है। इंडिया और यूरोप का या इंडिया और फ्रांस का बहुत ज्यादा क्या करता है, कंपैरिजन करता है, और ज्यादातर वो इंडिया को इंफीरियर ही बताने की कोशिश करता है एज कम्पेयर टू यूरोप या फ्रांस। बोलता है हमारा फ्रांस बहुत ज्यादा डेवलप है, इंडिया में इस प्रकार से कुछ भी समृद्धि नहीं है, कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। इस प्रकार से इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा बुराई करता है। ये हम देखेंगे किसके बारे में, बर्नियर के बारे में, फ्रैंकोइस बर्नियर। इफ इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम ऑफ इट्स नोवेल्टी, फ्रैंकोइस बर्नियर बिलोंग टू डिफरेंट। देखो, हमने इब्न बतूता के बारे में देखा, इब्न बतूता बहुत अच्छा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, यूनिक बातें लिख रहा है इंडिया के बारे में। वही फ्रैंकोइस बर्नियर जो था उसके बिल्कुल अपोजिट था। फ्रैंकोइस बर्नियर का अलग ही प्रकार से इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हुआ करता था। फ्रैंकोइस बर्नियर अच्छे कुछ भी भारत के बारे में कुछ भी अच्छे प्रकार से नहीं लिखता। He was far more preoccupied with comparing, contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France and is particular focusing on situation which is considered depressing। वो जब इंडिया को यूरोप से हमेशा कंपेयर ही करता रहता था। कौन? फ्रैंकोइस बर्नियर। कि भाई यूरोप और हमारा फ्रांस जो है बहुत ज्यादा डेवलप है, और भाई इंडिया की जितनी भी डिप्रेसिंग एक्टिविटीज देखता था, यहाँ पे डिप्रेसिंग कंडीशन देखता था, इनके बारे में ज्यादातर वर्णन करता था। इंडिया में जो भी उस समय नेगेटिविटीज चल रही थी केवल उनका ही वर्णन करता था, और इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा बुराई करता था। कौन? फ्रैंकोइस बर्नियर। और वहीं हमने अपने बतूता के बारे में देखा, उसने जितनी भी यूनिक चीजें देखी, समाज में जिस प्रकार चल रहा था उसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नोबल व्यक्ति हुआ करता था, तो उसकी अच्छी बातें लिखी, साधारण बातें लिखी। लेकिन भाई फ्रैंकोइस बर्नियर सारी डिप्रेसिंग कंडीशन के बारे में वर्णन करता है, और उनका कंपेरिजन किससे करता है? फ्रांस के साथ उनका कंपेरिजन करता है। His idea seems to have been influenced policymakers and the intelligentsia to ensure that they were made what he considered to be right। बोले जो जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो करते थे, पॉलिसी मेकर्स वो करते थे, बोले हम जो कर रहे हैं वह क्या है, जो भी तुम कर रहा है, जो भी तुम्हारा डिसीजन ले रहा है वह सही है। इसके जब इसके अकाउंट्स को पढ़ते थे बोलते थे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। Vernier's travel in Mughal Empire is marked by detailed observation, critical insight and reflection। जो बर्नियर उसके अकाउंट में बहुत सारी बातें लिखता है मुगल एम्पायर के बारे में। His accounts contains discussion trying to place the history of the Mughal with some sort of a universal framework। उस समय डिस्क्रिप्शन देता है मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल इतिहास के बारे में बहुत सा क्या करता है, वर्णन करता है फ्रैंकोइस बर्नियर। He constantly compared Mughal India with contemporary Europe, जनरली emphasizing the superiority of the latter। देखो, अब क्या करता है वो, मुगल इंडिया को यूरोप से कंपेयर करता है। पूरे मुगल इंडिया में किस प्रकार की सोसाइटी है, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से है, ये मुगल इंडिया या इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार से है, और यूरोप की कंडीशन किस प्रकार से, इन दोनों के बीच में क्या करता है, कंपेरिजन स्थापित करता है। दोनों के बीच में क्या करता है, कंपेरिजन करता है। His representation of India works on the model of binary opposition where India is presented एज इनवर्स ऑफ द यूरोप। हमेशा इंडिया को यूरोप क्या उल्टा ही बताता है, यूरोप इतना अच्छा है, इंडिया उतना बुरा है, हमेशा इस प्रकार से ही डिस्क्राइब कर रहा है। He also ordered the perceived differences hierarchically so that India appeared to be inferior to the Western world। हमेशा इंडिया को इंफीरियर बताता है, बोले इंडिया में सोसाइटी हायरार्किकल सिस्टम चल रहा है, वो अच्छा नहीं है। वर्ण सिस्टम के बारे में बोलता है कि कास्ट सिस्टम बोले अच्छी चीज नहीं है इंडिया में जो चल रही है। वही हमारे यूरोप में देखो, यूरोप बहुत ज्यादा समृद्ध है, यूरोप में इस प्रकार की ऐसी भी कोई भी बुरी एक्टिविटी से बुरी इस प्रकार से कंडीशन नहीं है, इस प्रकार की बुरी परंपराएं नहीं चल रही है हमारे इंडिया में। इस प्रकार से क्या करता है, वर्णन करता है। अब देखो द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप। अब लैंड ओनरशिप के बारे में क्या लिखता है हमारा, देखते हैं बर्नियर। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, one of the fundamental differences between the Mughal India and Europe was the lack of private property in India in the former। बोलता है कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है, सारी जमीन राजा के पास है। वहीं यूरोप में लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है एटलीस्ट, यहाँ सारी प्रॉपर्टी राजा के पास है, राजा के पास सबका कंट्रोल है, बाकी लोग तो सब गरीब हैं, दूसरे की जमीन पर काम कर रहा है, राजा की जमीन पर काम कर रहा है। इस प्रकार से वर्णन करता है। He was firm believer in virtues of the private property। वह प्राइवेट प्रॉपर्टी में मानता था,
and saw crown ownership of the land as being harmful for both state and its people. वह बोलता था प्राइवेट प्रॉपर्टी में मानता था, बोलते हमारे यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था, बट इंडिया में इस प्रकार से कंसेप्ट नहीं चल रहा है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और इसी यही सोसाइटी स्टेट के लिए भी और वहाँ के लोगों के किसान के लिए, वहाँ की जनता जो है, दोनों के लिए इससे समस्या है, ऐसा बोलता है बर्नियर। ही थॉट दैट इन मुगल एम्पायर, क्या बोलता है, इन मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर ओन्ड ऑल द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग इट्स नोबल्स एंड दैट इज हैड डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वो बोलता है कि राजा जो है वहाँ का, मुगल एम्पायर का जो राजा है, उसने उसके जो नोबल्स हैं, जो उसके अधिकारी वगैरह जो हुआ करते थे, उन लोगों में जमीन बांट दी है इसने राजा ने। ऐसा कौन वर्णन करते हैं हमारे फ्रैंकोइस बर्नियर, कि राजा ने सारी की सारी जमीन राजा के कंट्रोल में है, राजा ने अपने परिचित लोगों को, अपने नोबल्स को सारी की सारी जमीन दे दी है, और इससे पूरी सोसाइटी में, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा समस्या आती है, डिजास्टर्स कंडीशन बन गई इकोनॉमी और सोसाइटी में इस प्रकार से। दिस परसेप्शन वाज नॉट यूनिक टू बर्नियर बट इज फाउंड मोस्ट ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ द 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। केवल बर्नियर नहीं, बर्नियर के अलावा और भी अलग अलग ट्रेवलर्स आए, उनके अकाउंट में भी हमें इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है कि भाई राजा ने अपनी जो इम्पोर्टेंट जमीन जितनी भी है, जितनी भी भूमि है उस क्षेत्र की, वो नोबल्स के बीच में बांट दी गई है। ऐसे बहुत से ट्रेवलर्स के अकाउंट में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड आर्ग्यूड बर्नियर। अब देखो बर्नियर क्या आर्ग्यू करता है, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि सारी जमीन राजा के पास है, क्राउन ओनरशिप है राजा के पास, राजा ही का अधिकार है सभी जमीन पर, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जमींदार हुआ करते थे, लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, वो अपनी जमीन अपने बच्चों को दे नहीं सकते थे कि भाई हम पर, अगर उनका जमीन पर हक होगा तभी तो अपने बच्चों को देंगे, तो इस प्रकार से उनका कंट्रोल नहीं था। सो दे वर अवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपांशन ऑफ द प्रोडक्शन। भाई उनको पता है अब कि जमीन सारी की सारी किसकी है, राजा की है, तो हम इस पर ज्यादा मेहनत क्यों करें, जितनी कम मेहनत हो सकती है कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन होगा वो भी राजा ले जाएगा, तो हम इस पर ज्यादा मेहनत क्यों करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करें इसमें, इसका हम प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएं, क्योंकि हमको जितनी आवश्यकता है उतना ले लेंगे, बाकी राजा ले लेता है। अगर हमारी जमीन होती तो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की भी ट्राई करते कि भाई और ज्यादा प्रोडक्शन हो, और ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, नए नए उपकरण इसमें यूज करें। जब उनकी जमीन ही नहीं है तो इस प्रकार से प्रोडक्शन की भी सोचते ही नहीं थे, इन्वेस्टमेंट का भी उनको ध्यान नहीं था। द अब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी in the land had therefore prevented the emergence of the class of the improving landlords। अब देखो इस वजह से improving landlords की क्लास भी सोसाइटी में डेवलप नहीं हुई। सोसाइटी इंप्रूव क्यों होगी, डेवलप कब होगी, जब लोगों के पास वेल्थ आएगी, पैसा आएगा। लेकिन अब अल्टीमेटली राजा का ही अधिकार है सभी जमीन पर, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सुधार नहीं करना चाहते इसमें इकोनॉमी में अपनी, सही इस प्रकार से सोसाइटी चल रही है। विद अ कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड इट हैड लेड टू यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से क्या, एग्रीकल्चर भी रुइन हो रहा है, एग्रीकल्चर भी खराब हो रहा है, वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम। एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, वहाँ के लोगों को, किसानों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, एग्रीकल्चर भी वहाँ का पूरी तरह डिसरप्ट हो गया है, बर्बाद हो रहा है। कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सभी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, पर लोगों की रहने की कंडीशन भी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, जो रूलिंग क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, जो राजा है, राजा के नोबल्स हैं, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, केवल उनकी कंडीशन अच्छी थी, बाकी किसानों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत खराब, उनके एग्रीकल्चर जितना लैंड हुआ करता था वो भी खराब, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमी भी बिल्कुल डिसरप्ट कर चुकी है। इस प्रकार से वर्णन करता है कौन, फ्रैंकोइस बर्नियर। देख लो इंडिया के बारे में कितनी ज्यादा बुराई कर रहा है फ्रैंकोइस बर्नियर। पुअर पीजेंट्स के बारे में बताता है, ओवर द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री कंस्टिट्यूटिंग द एम्पायर ऑफ द हिंदुस्तान many are little more than sand और barren mountains। अलग अलग वहाँ की टोपोग्राफी में barren लैंड है, बंजर जमीन है, कहीं माउंटेन है, कुछ बैडली कल्टिवेटेड एरिया है, कुछ थिनली पॉपुलेटेड क्षेत्र है जहाँ बहुत ज्यादा जनता रह रही है। इवन अ कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ द गुड लैंड रिमेन्स अनटिल्ड फॉर वांट ऑफ लेबर्स, बहुत सी जमीन है यहाँ पर अभी खेती के योग्य बनाई नहीं गई है। मैनी ऑफ whom perish in the consequence of the bad treatment they experience from गवर्नर्स द्वारा कुछ लोगों पर प्रताड़ना की जा रही है। द पुअर पीपल व्हेन दे बिकम इनकेपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द डिमांड ऑफ द rapacious lords are not only often deprived of the means of sustenance but also made to lose their children who are carried away as a slave। अब बहुत से किसान होते थे, जो उनके जो नोबल्स होते थे, जमींदार होते थे, उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इनको पहले नौकरी से भी निकाल दिया जाता था, इनकी धन संपत्ति को सब एक्वायर कर लिया जाता था, इवन इनके बच्चों को भी वो लोग उठाकर ले जाते थे और अपना क्या बना लेते थे, गुलाम बना लिया करते थे। इस प्रकार से किसानों की कंडीशन हुआ करती थी, पुअर पीजेंट्स की इस प्रकार से कंडीशन हुआ करती थी।
उनको स्लेव्स बना लिया जा रहा था। Thus it happens that the peasantry driven to despair by so excessive as a tyranny abundant the country। और इस प्रकार से क्षेत्र पूरा abundant हो चुका है, लोग वहां के परेशान हो चुके हैं। इस प्रकार की बेकार कंडीशन इंडिया में उस समय थी। इस प्रकार का मेंशन करते हैं कौन, फ्रांकोइस बर्नियर, कि भाई वहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। वहाँ के राजा और नोबल क्लास के लोग जो हुआ करते थे वहाँ के किसानों पर प्रताड़नाएं किया करते थे, इन लोगों को बहुत ज्यादा ऑपरेस किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस Bernier described Indian society as consisting of undifferentiated mass of the impoverished people, subjugated via a small minority of a very rich and powerful ruling class। क्या बोलता था कि बहुत एक ही प्रकार के गरीब लोग हुआ करते थे, सारे के सारे जितने भी लोअर क्लास के लोग हुआ करते सब एक समान थे, किसी के पास ना ज्यादा धन संपत्ति नहीं, सभी की सभी धन संपत्ति कौन लोग होल्ड कर रहे थे, कुछ माइनॉरिटी ऑफ द पीपल होल्ड कर रहे थे। आज भी इंडिया में, हमारा इंडिया की पूरी ओवरऑल कंट्री को कौन होल्ड कर रहा है, सारी वेल्थ को, मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ को 5% पीपल होल्ड कर रहा है। 95% पीपल ऐसे ही पुअर है, तो पुअर नहीं है, समृद्ध है, पर ज्यादातर वेल्थ किसके पास, 5% लोगों के पास है। जो माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, कुछ अमाउंट ऑफ पीपल है, उनके पास सारी की सारी उस समय भी सेम होता था, सारी वेल्थ वो नोबल के पास, राजा के, उनके ही लोगों के पास हुआ करती थी। बाकी जो लोग, बाकी के सब गरीब किसान हुआ करते थे, जो राजा के अंदर सब्जुगेटेड हुआ करते थे, राजा के अंदर वशीभूत हुआ करते थे, राजा की बात सुनना, राजा की समझना, नोबिलिटी क्लास उनको सब दबा कर रखते थे, प्रेशराइज करके रखते थे। इस प्रकार से सोसाइटी थी। Between the poorest of the poor and the richest of the rich, there was no social group or the class but the name। Bernier confidently asserted there is no middle state in India। कोई भी मिडिल क्लास नहीं हुआ करती, बोलते या तो सभी लोग गरीब हैं या सभी लोग अमीर हैं, या तो सभी लोग अमीर हैं मतलब राजा या नोबल है, और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो हुआ करती थी वो गरीब लोगों की, गरीब किसानों की हुआ करती थी। सोसाइटी में कोई भी मिडिल क्लास नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार से किसान हुआ करते थे हमारे सोसाइटी में। तो बर्नियर क्या कहते हैं कि या तो गरीब व्यक्ति है सोसाइटी में या अमीर व्यक्ति हैं, और अमीर व्यक्ति का ही कंट्रोल हर एक प्रकार के रिसोर्सेस पर है इंडिया के, जो कि कौन है, हमारे मुगल एम्परर रूलर्स और उनके नोबल्स। उसके बाद हम देखते हैं दिस देन इज हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर। इट्स किंग was the king of the beggars, गरीबों का, और बारबेरियन मतलब बारबेरियन तो तानाशाह प्रकार से, the king of the beggars and barbarians, इट्स सिटीज एंड टाउन, इतने प्रकार से होते थे, मतलब गरीबों के, मतलब ऐसे गरीबों को, और बारबेरियन प्रकार के थे बहुत ज्यादा, मतलब उनके तानाशाही चलती थी राजाओं की। मुगल एम्परर के बारे में लिखते हैं इट्स सिटीज एंड टाउन्स वर रूइन, शहर तहस नहस हो गए, इसके टाउन्स भी तहस नहस हो गए, एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर, बहुत बुरी हवा हो गई वहां की। देखो बर्नियर किस प्रकार से मुगल एम्परर वाले, बहुत बुरी हवा हो गई, वहां के राजा बहुत ज्यादा, जो एम्परर है बारबेरियन टाइप के हो गए, लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। सिटीज तहस नहस हो गई, वहां की हवा अशुद्ध हो गई, वहां की वायु, एंड इट्स फील्ड, वहाँ की फील्ड वगैरह भी इस प्रकार से, खेती वगैरह भी, जमीन वगैरह भी बिल्कुल खराब हो गई है। ओवर स्प्रेडेड विद बुशेस, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, एंड फुल ऑफ पेस्टिनेलियन मार्शेस, वहाँ पे कीड़े मकोड़े वगैरह भी रहने लगे हैं आसपास के, जमीन खराब हो गई है। एंड ऑल दिस वाज बिकॉज ऑफ वन रीजन, और यह सब के पीछे क्या है, एक ही कारण है। वर्नियर क्या कहते हैं, ये इतनी सारी समस्या चल रही, राजा सबको परेशान कर रहा है, सब जगह गंदगी मच रही है, झाड़ियां हैं, हवा खराब हो रही है, यहाँ पे शहर तहस नहस हो गए, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं हर जगह, फील्ड्स वगैरह, खेतों की जमीन वगैरह खराब हो चुकी है। और इन सभी समस्याओं के पीछे क्या है, केवल एक ही कारण है। वो कारण क्या है, क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड, राजा का जमीन पर अधिकार, जितनी भी जमीन है उस पर किसका अधिकार होना, राजा का या एम्परर, मुगल एम्परर का अधिकार होना। इस अधिकार की वजह से ही सभी के सभी इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was sole owner of the land। कोई भी मुगल, अब देखो हम उसी प्रकार जिस फ्रैंकोइस बर्नियर का हमने अकाउंट देखे, उस प्रकार से जो मुगल एम्पायर में भी कुछ राइटर्स होते होंगे, उन्होंने भी अपने अपने अकाउंट्स दिए, तो उस प्रकार के अकाउंट्स में सच कोई भी हमको जिस प्रकार से ये बता रहा है फ्रैंकोइस बर्नियर, इतना बायस्ड तरीके से बता रहा है सारी इन्फॉर्मेशन, हमको ऐसी जानकारी कहीं मुगल एम्पायर के टेक्स्ट में नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम देखते हैं अबुल फजल ने हमने देखा, आइले अकबरी लिखी अबुल फजल ने, जो कोर्ट में हुआ करता था, अकबर के कोर्ट में हुआ करता था अबुल फजल। द 16th सेंचुरी ऑफिशियल क्रोनिकलर ऑफ अकबर्स रेन, अकबर के समय का क्रोनिकलर हुआ करता था, डिस्क्राइब्स द लैंड रेवेन्यू एज अ रेम्यूनरेटेड ऑफ द सोवरेनिटी। देखो क्या, रेम्यूनरेशन ऑफ द सोवरेनिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, अ क्लेम मेड बाय रूलर्स ऑन हिज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड रादर देन रेंट ऑन द लैंड दैट ही ओन। भाई
मैं जितनी भी जमीन लोगों से जो टैक्स ले रहा हूँ, जमीन का जो टैक्स मुझे मिलता है, मैं उसके एक्सचेंज में लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूँ। जमीन मेरी नहीं, वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि जमीन मेरी है, जमीन पर मेरा हक है। जमीन सभी जनता की है, जनता कर रहे हैं, मुझे वो टैक्स देते हैं और मैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता हूँ, आर्मी लेकर जाता हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए कार्य करता हूँ। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया गया है अबुल फजल ने। इट इज पॉसिबल दैट यूरोप ट्रेवलर्स European travelers regarded such claims as a rent because land revenue demands were often very high। देखो वो क्या कहते हैं, यूरोपियन ट्रेवलर्स क्या बोलते हैं, भाई लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा ले रहे हैं वहां के राजा, ऐसे बोलते थे। However, this was actually not rent or even land tax। यूरोपियंस क्या बोलते हैं, भाई रेंट ले रहे हो तुम, इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू, लैंड का टैक्स ले रहे हो तुम, ये क्या है? तो बोलते हैं वो एक्चुअली क्या था, रेंट नहीं था ना ही टैक्स था, बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप। मोर डिटेल्स चैप्टर 8। तो वो क्या बोलते हैं कि जो राजा इंडिया के जो है वो टैक्स बहुत देते हैं। यूरोपियन राइटर्स क्या बोलते हैं, राजा बहुत ज्यादा रेवेन्यू ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हैं जमीन पर। लेकिन इंडियन राइटर्स बोलते हैं वो इस प्रकार से जमीन पर टैक्स नहीं ले रहे हैं, जमीन के अंदर और जमीन के बाद जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा लेते थे बस। क्या लेते थे? जमीन पर जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन का, उस क्रॉप का कुछ सम अमाउंट ऑफ द हिस्सा लेते थे, ताकि राजा उनका यूज कर सके सोसाइटी के, समाज के अपने प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। इस प्रकार से कहते हैं इंडियन राइटर्स। यूरोपियन राइटर्स ये इस प्रकार से बुराई कर रहे हैं हमारे कौन, फ्रैंकोइस बर्नियर। देखो फिर से देखते हैं क्या बोलते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंसेस वेस्टर्न थ्योरिस्ट। देखो वेस्टर्न थ्योरिस्ट जो और भी होते थे उनको भी इसकी बात इन्फ्लुएंस करती है। बाद में जाकर जब फ्रैंकोइस बर्नियर के अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो ये भी उनसे प्रभावित होते हैं। और क्या लिखते हैं वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड। बहुत समय बाद ये क्या करते हैं, फ्रैंकोइस बर्नियर के जब अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो अपने विचार देते हैं। द फ्रेंच फिलोसफर। अब देखो मोंटेस्क्यू क्या कहते हैं, कौन फ्रेंच फिलोसफर हुआ करते थे, दार्शनिक होते हैं मोंटेस्क्यू। वो क्या लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस यूज्ड दिस अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। क्या बोलते हैं, एक आइडिया देते हैं, आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ओरिएंटल, ओरिएंटल मतलब हमारा ईस्ट वाला क्षेत्र को ओरिएंटल बोलते थे। इंडिया हमारा एशिया, यूरोप को बोलते थे वेस्ट, और हमारा इंडिया वाला क्षेत्र होता था, हमारा ईस्ट वाला क्षेत्र होता था, ये हमारा यूरोप वाला क्षेत्र, ये हमारा वेस्ट होता था। और हमारे इंडिया और एशिया का ये वाला क्षेत्र को क्या बोलते थे, ओरिएंटल या ओरिएंट, इसको बोलते थे ओरिएंटल, है ना। तो हमारा ओरिएंटल डेस्पोटिज्म बोलते थे कि यहाँ तानाशाही चलती थी, हमारे ईस्ट वाले क्षेत्र में क्या चलती थी, तानाशाही चलती थी, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। अकॉर्डिंग टू विच, अब इसका मतलब क्या होता है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का, अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया द ओरिएंट और द ईस्ट, ओरिएंट और द ईस्ट मतलब इंडिया के बारे में बताते हैं क्या, जो एशिया के क्षेत्र के रूलर्स हुआ करते थे, एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, बोले भाई इनके पास सारी शक्ति इनके ही पास होती थी, सारी पावर इनके ही पास होती थी। किसके पास, जो राजा हैं ईस्ट वाले क्षेत्र में हैं, जो हमारे इंडिया वाले क्षेत्र में है, जो ओरिएंटल वाले क्षेत्र में है, वहां सारी की सारी शक्ति जितनी भी पावर है किसके पास होती थी, राजा के पास। इकोनॉमिकल पावर राजा के पास, पॉलिटिकल पावर राजा के पास, समाज में नियम क्या चलेंगे वो भी राजा के पास। इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं कौन, मोंटेस्क्यू। ओवर देयर सब्जेक्ट्स, जितने भी लोग हैं उन पर, हु वर केप्ट इन कंडीशन ऑफ द सब्जुकेशन एंड द प्रॉपर्टी, arguing that all land belonged to the king and that private property was not existed। वो बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको राजा ने सबको अपने अंडर सब्जुगेट करके रखा है, सभी इन पर तानाशाही चला रहा है, अपनी पावर का मिसयूज करता था राजा। आर्ग्यूइंग दैट, और सारी की सारी जमीन किसके कंट्रोल में है, मोंटेस्क्यू के लिखते हैं राजा के ही कंट्रोल में सारी की सारी क्या है, जमीन राजा के कंट्रोल में है, और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था। ये कौन लिखते हैं, मोंटेस्क्यू। ये भी क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफर तो सब अपने अपने यूरोप अपने क्षेत्र के बारे में पढ़ाई किए जा रहे हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर, मोंटेस्क्यू बोलते हैं वहां के राजा बहुत ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, बहुत तानाशाह प्रकार के लोग हुआ करते थे, सारी जमीन पर इनका ही कंट्रोल होता था, और सभी लोगों को अपने सब्जुगेट करके रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं सुनने दे रहे हैं, अपने नियम चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहा है। इस प्रकार से आर्बिट्री काम चल रहा है अपना राजा का। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एवरीबॉडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल्स barely managed to survive। मतलब राजा के अलावा, राजा के जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, इनके अलावा बहुत मुश्किल लोगों का सर्वाइवल उस समय हुआ करता था। क्या लिखते हैं कि राजा और उसके नोबल्स के अलावा बाकी लोगों का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि भाई वहां पे तानाशाही चल रही थी, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। मोंटेस्क्यू क्या कहते हैं, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म चल रहा है भाई, बहुत खराब राजा हुआ करते थे वहां के, डेस्पोटिक राजा हुआ करते थे, वहां लोगों का सर्वाइवल इन लोगों ने मुश्किल कर दिया था। This idea was further developed as a concept of Asiatic mode of production। देखो आगे हमारे मोंटेस्क्यू ने क्या बोल दिया, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म।
वहीं हमारे कार्ल मार्क्स आते हैं, हमारे फादर ऑफ सोशलिज्म। कौन है हमारे? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने उनकी क्या थ्योरी दी, कंसेप्ट किसका दिया? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने क्या बोला? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन 19th सेंचुरी में। ही आर्ग्यूड दैट इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, इंडिया और एशिया के बारे में, क्योंकि ये लोग तो सब यूरोपियन हुआ करते थे, तो एशिया या इंडिया दोनों को कंबाइन होकर बोलते थे। बिफोर कॉलोनियलिज्म, कॉलोनिज्म हमारा क्षेत्र चला, जो हमारे यूरोपियन लोग आए तो वहाँ कॉलोनी बनाने लगे, हर एक क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया, इंडिया को अपने अधीन कर लिया, हमारे भारत को भी। उसके पहले की बात बताते हैं, कौन? कार्ल मार्क्स। कॉलोनियलिज्म में पहले सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटली वाज बाय द स्टेट। जो जितना भी सरप्लस अमाउंट होता था भाई, जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया कुछ 100 ग्रेन का, 100 से ऊपर जितने भी जा रहा है, 110 120, जितना भी सरप्लस अमाउंट होता था उस पर किसका हक होता था? केवल राजा का हक होता था, या स्टेट का, राज्य का हक होता था। इस प्रकार से बोलते थे। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ द सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड एग्लिटेरियन विलेजेस कम्युनिटीज। क्योंकि सबके पास देखो, जितना भी सरप्लस अमाउंट जो हो रहा है उनके पास है नहीं, अब सरप्लस अमाउंट आएगा तब उसका यूज करेंगे तो और वेल्थ आएगी, लेकिन सरप्लस अमाउंट तो पूरा का पूरा राजा के पास चला जा रहा है, ये जो भी व्यक्ति है। इसलिए सभी के सभी लोग एग्लिटेरियन सोसाइटी में थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के पास ज्यादा धन संपदा सर्जित नहीं हो पा रही थी, कोई भी व्यक्ति अपने पास ज्यादा वेल्थ को एक्वायर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट आए, राजा का हक है उस पर, कोई एक्स्ट्रा वेल्थ को एक्वायर नहीं कर पा रहा था, जमा नहीं कर पा रहा था, तो वेल्थी कैसे होगा? इसलिए सोसाइटी किस प्रकार से थी? एग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज के फॉर्म में थी। एग्लिटेरियन सब इक्वल थे उस समय लोग। दिस इंपीरियल कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड ओवर दीज विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। और ऑटोनोमस हुआ करते थे, देखो गांव के गांव भाई, उन्होंने कहा कि भाई तुम सब गांव के लोग सब एक प्रकार से रहोगे, तुम अपने हिसाब से ऑटोनॉमी चल सकते हो, अपने रूल अपनी परंपरा जिस प्रकार से तुमको बनाना करो, काम करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने चलाओ संस्थान। बस मुझे सभी लोगों में से जो भी सरप्लस अमाउंट आता है जिस जिस लोगों का, वो मेरे पास तक भेज दिया करो, लैंड रेवेन्यू और टैक्स भेज दिया करो, बाकी तुम लोग जिस प्रकार से रहना चाहते हो अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग रहो। तो ऑटोनॉमस हुआ करते थे और एग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज हुआ करती थी। एज लॉन्ग एज फ्लो ऑफ द सरप्लस, देखो उनकी ऑटोनॉमी कब तक बनी रहती थी? गांव के लोग अपनी परंपरा को बना रहे हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन चला रहे हैं, वहाँ पे सरपंच जो है, अपने सरपंच जो आज वर्तमान में भी रहते हैं, गांव के क्षेत्र को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, वहां से टैक्स आया, अपना काम बन गया। लेकिन अगर तुमने सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है तुम्हारे प्रोडक्शन से, उसको अगर तुमने बंद कर दिया, तो फिर वो किसके कंट्रोल में जाएगा? उस पर किसका कंट्रोल हो जाएगा? राजा का कंट्रोल। फिर राजा उसको एक्वायर कर लेगा उस गाँव को, भाई अब मेरा कंट्रोल है, पूरा गाँव मेरा है। या तो तुम सरप्लस अमाउंट देते रहो तो कोई समस्या नहीं। इस प्रकार का सिस्टम लिखता है कौन? एशियाटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन में कौन लिखते हैं? हमारे कार्ल मार्क्स लिखते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में। मोंटेस्क्यू क्या देते हैं? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के बारे में। फ्रांकोइस बर्नियर लिखते हैं कि भाई किस प्रकार से मुगल एम्पायर था। तो इस प्रकार के यूरोप और इंडिया के बीच में कंपैरिजन चल रहा था। आगे देखते हैं, हाउएवर वी विल सी दिस पिक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी वाज फार फ्रॉम द ट्रू। हमने जितना सब जाना कि ये सत्यता थोड़ी है पूरी तरीके से, उन्होंने अपने अपने विचारों के अनुसार जो भी चाहे लिख दिया, पूरी तरह सत्य नहीं था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी, अब देखो 17वीं और 16वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या होता है? रूरल सोसाइटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंसीडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। सोसाइटी और इकोनॉमी में डिफरेंशिएशन हुआ करता था, असमानताएं होती थी। सोसाइटी में भी डिफरेंस, वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, इकोनॉमी में कोई गरीब है कोई अमीर है, इस प्रकार से भेदभाव, असमानताएं हैं, डिफरेंशिएशन है। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाज द बिग जमींदार, एक तरफ तो बड़े बड़े जमींदार देखने को मिलते हैं, who enjoyed superior rights in land, and at the other the untouchable landless labor। वो वहीं एक तरफ क्या देखने को मिलते हैं? अनटचेबल या लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी, उनको क्या बोलते थे? अनटचेबल्स। बड़े जमींदार देखने को मिलते हैं और कुछ अनटचेबल्स देखने को मिलते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा राइट्स हैं, जमीन है, लेकिन इनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर जाकर खेती कर रहे हैं। इन बिटवीन वाज द बिग पीसेंट। अब देखो इनके बीच में कौन आते थे? कुछ बड़े किसान आते थे, who used to hire laborers and engaged in commodity production। और कमोडिटी प्रोडक्शन जो क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें एंगेज रहते थे। लेबर, इन्हीं लेबर को, जो लैंडलेस लेबर होते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, इनको हायर किया करते थे बड़े बड़े किसान। एंड द स्मॉलर पीजेंट्स हु कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर ए सब्सिस्टेंस। वो जो छोटे किसान होते थे जिनके पास बहुत ही 1 एकड़ से भी कम जमीन है, वो हार्डली अपने सस्टेनेंस के लिए उससे प्रोडक्शन किया करते थे, उनको खाने के लिए हो जाए उनके लिए उतना ही बहुत था। तो इस प्रकार से सोसाइटी में इतने ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ करते थे, कुछ बड़े जमींदार, कुछ छोटे जमींदार, कुछ किसान, कुछ बड़े किसान, कुछ छोटे किसान। तो सोसाइटी इस प्रकार से, एक प्रकार से 16th-17th सेंचुरी में आके हम देखते हैं कि सोसाइटी में डिवीजन हुआ करते थे। अब वो क्या बोल रहे हैं? एग्लिटेरियन सोसाइटी है, तो एग्लिटेरियन सोसाइटी तो देखने को नहीं मिलती।
हम देखते हैं कि 16-17 सेंचुरी में इस प्रकार से हमको और भी अलग अलग अकाउंट्स देखने मिलते हैं कि सोसाइटी में ऐसे डिफरेंशिएशन हुआ करते थे। अब वो बोलना है कि एगलिटेरियन सोसाइटी है कौन, हमारे कार्ल मार्क्स, एशियाटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन में। अब देखते हैं अब मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। जो सोशल रियलिटी क्या है और कॉम्प्लेक्स है, किस प्रकार से? बर्नियर्स preoccupation with the projecting the Mughal state was tyrannical is obvious. His description occasionally hint at more complex social reality. भाई देखो बहुत ज्यादा सोसाइटी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताता था, जबकि रियलिटी में शायद इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। और हमेशा बोलता था कि मुगल स्टेट जो बहुत ज्यादा तानाशाही स्टेट है, भाई मुगल राज्य जो है वो तानाशाह का राज्य है, यहाँ तानाशाही चलती है, केवल किसकी? राजा की तानाशाही चलती है। और वही सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है, बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा कौन बोलते हैं? फ्रांकोइस बर्नियर। फॉर इंस्टेंस, he felt that artisans had no incentive to improve the quality of their manufacturers since profits were appropriated by the state। अब देखो वो क्या बोलते हैं फ्रांकोइस बर्नियर, जो आर्टिसंस होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो कलाकार होते थे, अलग अलग कलाओं में, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई सोने का काम कर रहा है, कोई चांदी का काम कर रहा है, ऐसे अलग अलग कलाओं में जो लोग स्किल्ड लोग हुआ करते थे, आर्टिसंस जो हुआ करते थे, ये आर्टिसंस को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता था। आर्टिसन को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता था, क्योंकि सबके डिफाइंड थे। तो आर्टिसन, तुमने ये वाली मूर्ति बना दी, तुमको इतने रुपए मिलेंगे, चाहे तुम कितनी अच्छी बनाओ या कितनी बेहतर बनाओ। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा उसको बेचने के, उस मूर्ति को बिकने के बाद जो सरप्लस अमाउंट जा रहा है, राजा एक तरह राजा है, उसके लोग इधर डिफाइन किया जाता था कि तुमको इतने ही लोग मिले, इतना ही पैसे मिलेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा पैसे जो आपके पास आएंगे, वो किसके पास आ जाना चाहिए? राजा के पास आ जाना चाहिए। ऐसा आदेश दे दिया। तो इस प्रकार से आर्टिसंस की कंडीशन हुआ करती थी। भाई आर्टिसन से कलाकार या शिल्पकारों को भी, जैसे हम पीजेंट्स का था सरप्लस अमाउंट हमको बेचना है, उस प्रकार से इनके पास भी अगर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में भी इनकी इंप्रूव नहीं थी, मूर्तियां बना रहे हैं, तो वो भी सोचते थे हम इतनी बेहतर क्यों बनाए, हमको जो पैसे मिलना है उतने ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इनकी अच्छी क्वालिटीज नहीं प्रोवाइड करते थे। मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन। मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्लाइन होने लगा था धीरे धीरे, प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया में डिक्लाइन करने लगा था इसी वजह से, क्योंकि भाई आर्टिसंस की कंडीशन भी खराब है। तो बर्नियर किसान के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे हैं, आर्टिसंस के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम he considered that the vast quantities of the world's precious metals, और क्या बोलते हैं? The vast quantities of the world's precious metal flowed into India as manufacturers were exported in exchange for gold and silver। वो क्या बोलते हैं? ये सब भी इनके बारे में बोलते हैं कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर, जो जितना भी प्रीशियस मेटल की क्वांटिटी हुआ करती थी इंडिया में आती थी, मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट और एक्सचेंज करते थे, ये भी डिक्लाइन करने लगा धीरे धीरे। गोल्ड सिल्वर वगैरह भी इंडिया में इनफ्लो होता था पहले मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, वो भी धीरे धीरे सब डिक्लाइन करने लगा है, बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन हो रही है। ही ऑल्सो नोटिस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटीज। उसने क्या बोला? उसने क्या देखा? एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटीज एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज। वो कम्युनिटी मर्चेंट्स के बारे में बोलते, व्यापारी लोग जाते थे एक जगह से दूसरे के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों तक क्या करते थे? व्यापार किया करते थे, अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बेचा करते थे। इस प्रकार के बारे में लिखता है वो। A different social economic scenario. It is important to observe that this is the vast tract of the country. A large portion is extremely fertile. बहुत सा क्षेत्र फर्टाइल हुआ करता था। बर्नियर लिखते हैं the large kingdom of the Bengal, बंगाल के बारे में लिखते हैं, for instance surpassing Egypt itself, not only the production of the rice, corn and the other necessary of life, but innumerable articles of the commerce। बहुत ज्यादा कॉमर्स रिलेटेड होता है। वैसे क्या हमारे कैश क्रॉप्स भी वहाँ पे उगाए जाते थे बंगाल के क्षेत्र में, बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन हुआ करती थी। विच आर रेयर नॉट टू कल्टिवेट इन इजिप्ट, और कंपेयर करते हुए इजिप्ट में भी इतने ज्यादा समृद्ध क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है, सच एज सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो। देयर आर आल्सो मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडीज वेयर द पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली अबंडेंट। बहुत ज्यादा जनता है कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड क्षेत्र भी है। एंड द लैंड प्रिटी वेल टिल्ड, और उनकी जो टिल्ड मतलब ऐसे पूरी तरह से खेती बहुत ज्यादा वहाँ की क्या है? फर्टाइल है, टिल की पूरी तरह से जुते हुए खेत हैं। एंड वेयर द आर्टिसंस ऑल्दो नेचुरली इंडोलेंट इज येट कंपेल्ड बाय नेसेसिटी और अदरवाइज टू एम्प्लॉयड हिमसेल्फ इन मैन्युफैक्चरिंग। अलग अलग प्रकार के आर्टिसंस के बारे में बताते हैं कि भाई कुछ कारपेट्स बनाते हैं, कुछ ब्रोकेट्स बनाते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, कुछ गोल्ड का काम करते हैं, सिल्वर का काम करते हैं, क्लॉथ्स का काम करते हैं, एंड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन गुड्स बनाते हैं, विच आर यूज्ड इन कंट्री और एक्सपोर्टेड अब्रॉड। और वहीं से क्या करते हैं, इस देश में और देश के बाहर भी इनको बेचा जाता है, किसके द्वारा? मर्चेंट्स के द्वारा या
व्यापारियों के द्वारा। इस प्रकार से गोल्डन स्पून हुआ करते थे जिसमें रूबीज वगैरह लगी है, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह हुए हैं। कितने ज्यादा मतलब मुगल आर्टिसंस ने बनाया था इस प्रकार से। और वहीं हमारे कौन बोलते हैं, हमारे बर्नियर बोलते हैं कि वहाँ के आर्टिसन को कुछ नहीं मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट नहीं करते थे। तो इस प्रकार से उस समय सोसाइटी हुआ करती थी, आर्टिसंस की कंडीशन और पीजेंट्स की कंडीशन हुआ करती थी। इनफैक्ट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन। अब देखो क्या, 17th सेंचुरी में 50% पॉपुलेशन लगभग टाउन में रह रही है, शहरों में रह रही है। ओवरऑल इंडिया की 50%, 15% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, टाउन में रह रही है। दिस वाज ऑन एवरेज हायर देन द proportion ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड। बोलता है कि इतनी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन तो हमारे यूरोप में नहीं है जितनी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, भारत के शहरों में। भारत अब कितना ज्यादा समृद्ध ही है ना इस प्रकार से। तो इतना तो यूरोप में भी नहीं थे उस समय 17th सेंचुरी में जितना कि हम देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब्ड, कुछ कुछ अच्छी बातें भी बोल देता है लास्ट समय पर बर्नियर हमारा। इन स्पाइट ऑफ द बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज एज अ कैंप टाउन्स। वो क्या कहता है, मुगल सिटीज को क्या बोलता है, जो मुगल के जो शहर है वो एक प्रकार से क्या है, कैंप टाउन्स हैं, कस्बे, कैंप टाउन्स हैं। बाय विच ही मीन towns that owed their existence and dependent for their survival on the imperial camp। पर शहर बनते थे ये, मान लो राजा का मन है कि इस वाले क्षेत्र में जाकर बसेंगे, तो वहीं पर आसपास पूरा शहर बन जाता था, बाजार वहीं बन जाते थे। लेकिन राजा एक जगह से दूसरी जगह गया, पूरा का पूरा शहर उजड़ जाता था। He believed that these came in existence when the imperial court moved in and rapidly declined when it moved out। बोलते थे जहाँ इंपीरियल कोर्ट लगते थे, तो जैसे राजाओं का कोर्ट वगैरह लग रहा है, उस क्षेत्र में चले गए, कहीं घूमने गए राजा, वहीं स्थापित हो गए हैं कुछ समय के लिए, वहीं पर उनका कोर्ट लग रहा है वहीं पे, तो वहीं पे जा जाके लोग बसने लगे, रहने लगते हैं लोग अपने अपने कैंप लगाकर। तो इसी प्रकार से क्या बोलते हैं कि वो कैंप टाउन्स हुआ करते थे। बर्नियर क्या बोलते हैं कि राजा के मुगल के क्या हुआ करते थे, कैंप टाउन्स हुआ करते थे। He suggested that they did not have viable social and economic foundations but were dependent on imperial patronage। बोले लोग जितने भी हुआ करते थे वो इंपीरियल पैट्रोनेज पर ही डिपेंड हुआ करते थे। बोले अपने राजा पर ही डिपेंड हुआ करते थे, राजा उनको संरक्षण देता था, उसी पर वो सब लोग क्या हुआ करते थे, डिपेंडेंट हुआ करते थे। जब राजा के बारे में क्या बोलते हैं, राजा के पास ही सभी के सभी सोर्सेस पर क्या हुआ करता था, राजा का ही कंट्रोल हुआ करता था। एज इन केस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप। अब देखो लैंड ओनरशिप के बारे में क्या बोलते हैं कि किसी का जमीन पर अधिकार हुआ भी करता था कि नहीं। बर्नियर वाज ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, अलग अलग टाउन्स का मतलब अलग अलग शहर हुआ। किस प्रकार के टाउन हुआ करते थे, कुछ टाउन्स हुआ करते थे जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन, हमारा मंडीदीप है मैन्युफैक्चरिंग टाउन ही इस प्रकार से। ट्रेडिंग टाउन जहाँ बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग टाउन हुआ करते थे जहाँ ज्यादातर व्यापार हुआ करते थे। हमारे गुजरात के क्षेत्र में जहाँ जहाँ व्यापार ज्यादा चल रहा है, अहमदाबाद, सूरत, वो ट्रेडिंग टाउन हुआ करते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग टाउन है। कुछ पोर्ट टाउन है वहीं पर हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में हम देखते हैं, हमारे गल्फ ऑफ खंबात वाला क्षेत्र, वहाँ पे पोर्ट टाउन बने हुए हैं। सेक्रेट सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे बड़े बड़े हरिद्वार वगैरह ऐसे सेक्रेट सेंटर्स हम देखते हैं, ऋषिकेश, उज्जैन। पिलग्रिमेज टाउन हुआ करते थे जहाँ लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, पिलग्रिम करने के लिए, हमारे रामेश्वरम वगैरह, बोध गया वगैरह, गया जी, ऐसे ऐसे क्षेत्र वगैरह हुआ करते थे। तो इन सभी अलग अलग टाउन्स के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है फ्रैंकोइस बर्नियर। देयर एक्जिस्टेंस इज एन इंडेक्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। जो सोसाइटी में प्रोफेशनल क्लास हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, इन लोगों की बदौलत ही तो शहर बनते हैं हमारी सोसाइटी में। जो स्किल्ड लोग होते थे यही बाहर जा जाकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उन्हीं से क्या होता है, शहरों का विकास होता है। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज and were organized into their own caste कम occupational bodies। जितने भी मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी हो गए, लोहे का काम करने वाले व्यापारी अपना एक संघ बना लेते थे, उसको बोलते थे गिल्ड। गिल्ड या श्रेणी, उसको बोल देते थे क्या, गिल्ड बोला जाता था, गिल्ड बना लेते, गिल्ड या श्रेणी बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था, श्रेणी बोला जाता था हमारे एंशिएंट इंडिया में, श्रेणी बोला जाता था। श्रेणी या गिल्ड बना लिया था, अपना ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बना लिया करते थे, उस ग्रुप में लोग रहते थे और अपना काम किया करते थे मर्चेंट्स लोग। इन वेस्टर्न इंडिया देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड महाजन। देखो वेस्टर्न इंडिया मतलब हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में, हमारे इंडिया गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र को हम देखते हैं, वहां का ग्रुप हुआ करता था, उसको बोलते थे, उनको बोलते थे महाजन। क्या बोला जाता था, महाजन बोला जाता था। एंड देयर चीफ कॉल्ड सेठ। और उन महाजनों का जो चीफ होता था, जो हेड होता था, उसको बोलते थे सेठ बोलते थे। क्या बोलते थे, सेठ जी। इन अर्बन सेंटर्स such as अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद की बात है, अहमदाबाद the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant communities who were called the Nagar Seth।
जितने भी महाजन लोग हुआ करते थे हमारे अहमदाबाद के क्षेत्र में, उनको नगर सेठ बोला जाता था। भाई महाजन लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, सारी संपत्ति ज्यादातर इनके पास है, व्यापार इन्हीं के कंट्रोल में है, जिनको बोला जाता था क्या, नगर सेठ बोला जाता था। आज भी गुजराती और अहमदाबाद के क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, इनके पास बहुत ज्यादा धन संपदा होती है, बहुत ज्यादा रिच होते हैं व्यापारी, कहाँ के, हमारे गुजरात अहमदाबाद वाले। अब आगे हम देखते हैं अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज, कुछ लोग हुआ करते थे फिजिशियन हुआ करते थे, हकीम या वैद्य जिसे हम बोलते हैं, फिजिशियन, हकीम या वैद्य। कुछ होते थे टीचर्स हुआ करते थे, जो हमारे पंडित, हिंदू कम्युनिटी में पंडित होते थे, और मुल्ला या मौलाना जिन्हें हम बोलते हैं वो टीचर्स हुआ करते थे मुस्लिम में। लॉयर्स वकील हुआ करते थे, कुछ पेंटर्स हुआ करते थे, कुछ आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे, कुछ म्यूजिशियंस हुआ, संगीतकार थे, कुछ कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे जो अलग अलग प्रकार से लिखाई किया करते थे, इंस्क्रिप्शन बनाने के लिए, किताबों को लिखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स में लिखा करते थे। वाइल सम डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज, पर कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो इंपीरियल पैट्रोनेज पर डिपेंड हुआ करते थे, जैसे हमारे अकबर की कोर्ट में बीरबल हुआ करते थे, अकबर इनको पैट्रोनेज दिया करता था, संरक्षण दिया करता था। मान सिंह हुआ करते थे, भगवान दास के बारे में हम पढ़ेंगे अकबर के कोर्ट में, नवरत्न हुआ करते थे, इनको सब राजा क्या करते थे, पैट्रोनेज दिया करते थे, है ना। एंड मैनी मेड देयर लिविंग बाय सर्विंग अदर पेट्रोन, तो कुछ लोग दूसरे पेट्रोन को सर्व करते थे। वाइल स्टिल अदर सर्व्ड ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट और बाजार, छोटे मोटे जमींदार व्यापारी हुआ करते थे, तो साधारण लोग इनके ही पैट्रोनेज में रहा करते थे और इनसे ही इनका घर चलता था। और कुछ इंपीरियल कारखाना हुआ करते थे या फैक्ट्रीज वगैरह जिनके बारे में हम देखते हैं, वर्कशॉप हुआ करती थी, अलग अलग आर्टिसंस के द्वारा स्थापित किए जाते थे कारखाना, कपड़े बनाने का अलग, दवाइयां बनाने का अलग एक क्षेत्र हुआ करता था। इस प्रकार के कुछ इंपीरियल कारखाना भी हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे हुआ करते थे, जिनका डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारे कौन, बर्नियर। तो बर्नियर के विचार भले ही कितने ही बायस्ड थे, पर उन्होंने हमें 17वीं शताब्दी के मुगल एम्पायर के समाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी है। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।